हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम देखने वाले विविध के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 के आगे वाले पार्ट। तो आपने होपफुली पहले वाले पार्ट को अच्छे से देख लिया होगा, इस विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस मैट्रिक्स के चैप्टर का। इसमें मैं वो क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करवा दूंगा जो मुझे लगता है कि आपने सॉल्व किए होंगे और आपको दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इसको समझना। इसका जो मैं मेथड समझाने वाला हूँ वो आपको यहाँ भी और आगे भी आप जब कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी काम आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमें अवयव x ज्ञात करना है और x यहाँ पे ये है और उसके साथ में दूसरा अवयव है। इन दोनों का गुणनफल आपके सामने दे रखा है। जनरली क्या होता था, अब तक हमें दो अवयव लेफ्ट में दे रखे होते थे और उनका मल्टीप्लिकेशन हम ज्ञात करके अगला वाला अवयव ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इधर एक अननोन यानी अज्ञात अवयव दे दिया है और फिर किसी से मल्टीप्लाई किया है तो वो इस अवयव के बराबर रिजल्ट निकल के आया है। तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे x क्या अवयव रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे x अवयव ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि x किस कोटि का अवयव रहा होगा। यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा x किस कोटि का अवयव रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक हमें कोटि पता नहीं होगी तब तक मैं इस अवयव को लिख नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले x अवयव की कोटि पता करनी है और जब x अवयव की कोटि पता हो जाएगी हमें तो हम उस अवयव को ABCD या अज्ञात कुछ लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके इससे तुलना करनी है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या रहेंगे, पहले x अवयव की कोटि पता करिए, फिर उस x अवयव को यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर दो और जो अवयव आ जाए इनको इनके साथ में तुलना कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए माना अवयव x, कौन सा अवयव x की कोटि, माना x अवयव है, इसकी कोटि जो है वो m क्रॉस n है। ठीक है, अब माना अवयव x की कोटि m क्रॉस n है। अब ये जो अवयव दे रखा है इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, इसको भी यहाँ नाम दे देता हूँ मैं a अवयव। यहाँ पे a अवयव इसका नाम दे दिया मैंने 4 5 6। तो इसकी कोटि कितनी है, a की कोटि। यहाँ पे a की कोटि की बात करेंगे तो बच्चों देखो a के अंदर दो पंक्ति दिख रही है आपको और 3 स्तंभ दिख रहे हैं, तो 2 क्रॉस 3 है। a की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 3 है। अब ध्यान से सुनो, x और ये a है तो x a कब परिभाषित होगा, x a के लिए, x के परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर x इंटू a परिभाषित हो रहा है, परिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रखा है कि अगर दो अवयव का गुणनफल संभव होता है, यानी x, ये x है, इसका नाम मैंने a दे दिया, तो ये दोनों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति क्या हो, बराबर होगा। जब x के स्तंभ बराबर a की पंक्ति, क्या होना चाहिए, x के जो स्तंभ होंगे वो a की पंक्ति के बराबर होंगे, तभी x और a के बीच में कुछ बात बनेगी यानी गुणनफल होगा। तो x के स्तंभ कितने हैं, ये x की कोटि है जिसमें ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, 3, सॉरी n है, तो यहाँ पे n लिखेंगे। a की पंक्तियाँ कितनी है, ये a की पंक्ति कितनी है, देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2, यानी n की वैल्यू यहाँ से मुझे पता लग रही है कि 2 आ रही है। इसकी कोटि पता करने के लिए मुझे m और n का मान ज्ञात करना था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि x इंटू a हो रहा है, x इंटू a कभी परिभाषित होने की कंडीशन जो है x के स्तंभ बराबर a की पंक्तियाँ, तो मैंने x के स्तंभ और a की पंक्तियों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कितनी आ गई, n की वैल्यू 2। भाई मल्टीप्लिकेशन वगैरह बाद में, पहले आपको इनकी कोटि के बारे में सोचना है। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आ गया होगा। अब हमने आपको अच्छे से बताया था कि जब x इंटू ए मल्टीप्लाई होता है के गुणन में, x इंटू ए के गुणन की कोटि क्या होगी, x इंटू ए के गुणन की कोटि
अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ x इंटू ए के गुणन की कोटि जो है वो इसके बराबर होगी। x इंटू ए खुद ये सी के बराबर है, तो x इंटू ए की जो कोटि होगी गुणनफल की वो इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से देखो कितनी आती है, तो x इंटू ए की कोटि का मैंने तरीका भी बताया था। पहले x की कोटि लिखो m क्रॉस n, फिर नीचे a की कोटि लिखो, तो a की कोटि कितनी है 2 क्रॉस 3 है, यहाँ पे 2 क्रॉस 3। इसको हम काट देते हैं तो हमारे पास में कितना आता है m क्रॉस 3 आ रहा है। कितना आता है ये काटने के बाद में कितनी आती है x a के गुणन की कोटि कितनी आएगी m क्रॉस 3, परंतु दी क्या है, परंतु दी गई है कितनी दे रखी है x इंटू ए की गुणनफल, यहाँ पे देखो बराबर में कितना दे रखा है, इसकी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 3 है। कितनी है 2 क्रॉस 3 है आता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो m क्रॉस 3 आया है वो असली में 2 क्रॉस 3 के बराबर है। तो यहाँ से बताओ m की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। m की वैल्यू कितनी आ रही है 2, बोलो हाँ ना सही है। m की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे एक गुणनफल की कोटि लिख दी और उसके बाद में बराबर जो है उससे तुलना कर दी, तो ये 3 से 3 कटेगा तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो m की वैल्यू क्या है 2। तो x की कोटि कितनी हो जाएगी m क्रॉस n बराबर m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू भी 2। m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू भी कितनी है 2। तो x की कोटि कितनी आएगी 2 क्रॉस 2। अब ये 2 क्रॉस 2 मैंने लिखा है, इस पूरी कहानी को आपको पेपर में लिखना ही होगा। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली याद कर लो कि चल ये 11वां क्वेश्चन है, इसमें x है वो 2 क्रॉस 2 का है, पर 2 क्रॉस 2 का है कैसे, आपको कैसे कोई सपना आया है, कैसे पता लगा, आपको ये सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। क्या किया हमने, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, अच्छे समझिए। आप बार बार इस क्वेश्चन को देखोगे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको x और ये दूसरा अवयव a इनका गुणनफल परिभाषित होना है। तो क्या कंडीशन में परिभाषित होता है उसको यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई और गुणनफल होने के बाद जो कोटि निकल के आएगी वो m क्रॉस 3 आएगी, लेकिन वो इसी के बराबर तो होनी चाहिए। तो बराबर कितना है 2 क्रॉस 3, तुलना करेंगे तो m की वैल्यू 2 आ गई। तो फाइनल हमारे पास में कोटि होगी 2 क्रॉस 2। कितनी होगी 2 क्रॉस 2। अब मान लेते हैं, यहाँ से अपन क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमें कोटि पता लग चुकी है। तो अब मैं एक काम करो, आप वीडियो को रोको, इतना उतार लो फटाफट से, इतना फटाफट से उतार लो। अब इसको उतारने के बाद में देखो यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, माना x इक्वल टू ABCD है, ये हमने मान लिया क्योंकि हमें कोटि पता लग चुकी है। और कोटि पता लग चुकी है तो आप उसको अज्ञात राशि के रूप में मान लेते हैं, ABCD मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास में जो कंडीशन है वो x को यहाँ रख दो, तो A B C और D, उसके साथ में क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू में देखेंगे तो -7 -8 -9 2 4 6। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं, ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी तो a + 4b, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वापस इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है तो 1 2 यहाँ पे आएगा, तो 2a प्लस कितना आ जाएगा 5b, और फिर इधर जाएगा तो 3a + 6b आ जाएगा। ओके, अब CD वाली लाइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C + 4D, फिर आगे देखेंगे तो 2C + 5D, और फिर आगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3C + 6D इक्वल टू क्या है -7 -8 -9 2 4 6। अब आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से तुलना करने के बाद में मेरे पास में a + 4b बराबर कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला समीकरण। हमें ABCD की वैल्यू पता करनी है। ABCD 4 अज्ञात राशि है, तो यहाँ पे a + 4b की वैल्यू यहाँ से पता लग गई, और एक यहाँ से देख लो
2a प्लस 5b की वैल्यू कितनी है, -8। तो 2a प्लस 5b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर इन दोनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a और b आ जाएगा। तो इन दोनों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1, अच्छा एक और लिख लो तीसरे वाले अवयव से, 3a प्लस 6b बराबर -9, ये तीसरा समीकरण मान लिया, ठीक है। ऐसे नीचे वाली तुलना करेंगे तो c प्लस 4d इक्वल टू कितना है, 2। इस चौथा समीकरण 2c प्लस 5d, ये 4 और 3c प्लस 6d, ये 6। ये हमारे पास में समीकरण आ गए। अब इनमें से पहले दो को हल कर लो और इसमें इन दोनों को हल कर लो। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब पहला और दूसरा समीकरण को हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं, देखो यहाँ पे आपको a दिख रहा है, इधर 2a, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2a प्लस 8b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14। और यहाँ पे देखेंगे तो 2a प्लस 5b इक्वल टू कितना है, -8। इनको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, यहाँ पे 3b और यहाँ पे देखेंगे -6 आ रहा है। कितना आ रहा है, -6। तो b की वैल्यू -2 आ रही है। अब b की वैल्यू -2 है तो a कितना आएगा, b की वैल्यू -2 यहाँ रख दो, -2 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू बी, यहाँ पे b की जगह -2 रख दिया है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -8 हो जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1। अब a और b की वैल्यू कितनी आ रही है, a 1 है और b -2 है। एक बार इसमें रख दो, चेक करके बताओ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। a की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 हो रहा है और b की जगह 2 रखेंगे तो -12 है। 3 और -12 -9, यानी इसको संतुष्ट भी कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही समीकरण नंबर 4 और 5, समीकरण 4 व 5 से, अच्छा 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो c प्लस 4d, यहाँ पे 2c प्लस 5d है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से 2c प्लस 5d, यहाँ पे 3d आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो d का मान 0 आ जाएगा। अब d का मान 0 है तो c कितना आ जाएगा, d की जगह 0 रख दो यहाँ पे, तो c की जगह कितना आ जाएगा, 2। c की जगह कितना आएगा, 2। तो हमारा आव्यूह क्या हो जाएगा, आते हैं x इक्वल टू ABCD इक्वल टू a की जगह कितना था हमारा 1, b की जगह कितना है -2, c की जगह कितना है 2 और d की जगह 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 2 0, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इसमें कोटि क्या रही होगी। इसकी कोटि पता करने के बाद उस आव्यूह को अपनी तरफ से मान लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 बच्चों 12th क्वेश्चन वापस से पहले दूसरे तीसरे तरह के जो गणितीय आगमन से मुझे सॉल्व करवाना है तो मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अभी इसको स्किप करिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें ABCD टाइप का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। कंडीशन दे रखी है a एक आव्यूह है और वो a² बराबर i को संतुष्ट कर रहा है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ए वाली कंडीशन से स्टार्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते समय आप क्या करोगे, a² बराबर i, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a² का मतलब क्या होता है, a इंटू ए। अब a इंटू ए का मतलब a को मल्टीप्लाई करना है a से ही, ठीक है। अब a के बगल में a लिख देंगे तो ऐसे आ जाएगा। और i मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये सेकंड यानी 2 × 2 है, तो इसको भी 2 × 2 में लिख लो।
ये 2×2 में लिख दिया। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा लेफ़्ट साइड से तो क्या आएगा मेरे पास में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। फिर ये से गुणा होगा तो गामा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा गामा। फिर ये से गुणा होगा तो गामा बीटा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे सामने वाले एलिमेंट को वैसे ही लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये दोनों कट के 0 दे देंगे। ऐसे ये भी कट जाएंगे तो 0, और यहाँ पे गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ तक आ गया। अब ये दो अवयव के इसमें बराबर का साइन लिखा है, तो आपको क्या करना है, अवयवों की क्या करनी है, अवयवों की तुलना करनी है। जब अवयवों की तुलना करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। 0 0 से तुलना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है, गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये वाली कंडीशन आ रही है। और इसको देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सामने ले जाओ तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये आपको देखो किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन के अंदर ऐसा आपको दिख रहा है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इजी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 नंबर के अंदर। तो हुआ होगा आप में से कई बच्चों का, नोट डाउन करो फटाफट से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। इससे बोला है कि एक आव्यूह है, यदि आव्यूह ए, कोई एक आव्यूह है जो सममित और विषम सममित दोनों है। यदि आव्यूह ए सममित और विषम सममित दोनों है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वो एक विकर्ण आव्यूह है, वो एक शून्य आव्यूह है, या एक वर्ग आव्यूह है। लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर कोई आव्यूह के अंदर सममित और विषम सममित की बात करते हैं, तो हमने ये पढ़ रखा है अच्छे से। अगर सममित की बात आती है तो हम क्या पढ़ते हैं, ए परिवर्त बराबर ए। और विषम सममित की बात आती है, किसकी बात आती है, विषम सममित, तो उसके अंदर पढ़ते हैं ए परिवर्त इक्वल टू माइनस ए। अगर सममित की बात आएगी तो ए परिवर्त बराबर ए, और विषम सममित की बात आएगी तो ए परिवर्त इक्वल टू माइनस ए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि ये दोनों है, तथा का मतलब एक साथ कंपलसरी है कि वो सममित भी है और विषम सममित भी है। अच्छा, सममित और विषम सममित का गुण एक ही साथ हो, ऐसा संभव तब हो सकता है जब परिवर्त लें तो उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाए, या दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़े। ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सममित और विषम सममित तभी होगा जब दोनों कब होंगे, दोनों तभी तो होंगे भाई जब ए परिवर्त इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाए। दोनों कब होंगे, दोनों सममित प्लस विषम सममित, ये दोनों तभी हो सकते हैं जब ए परिवर्त इक्वल टू क्या आ जाए, प्लस ए भी आ जाए और माइनस ए भी आ जाए, यानी प्लस का साइन भी वो बाहर दे दे और माइनस का साइन भी दे दे। ऐसा बच्चों केवल और केवल तभी हो सकता है, प्लस भी बाहर दे दे और माइनस भी, जब उसके अंदर के सारे अवयव 0 हो जाए। जब उसके अंदर के सारे अवयव क्या हो जाए, 0, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ बाहर देना संभव है ही नहीं परिवर्त लेने के बाद में। तो अगर आप दोनों को बाहर लेना चाह रहे हो, यानी एक गुण रखना चाह रहे हैं, सममित भी हो और विषम सममित दोनों हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब क्या हो, आव्यूह शून्य हो। क्या हो, जब ये दोनों एक साथ होने चाहिए, तो ये कभी संभव, मतलब कब संभव होगा, जब हमारे पास में क्या हो, शून्य आव्यूह हो। अब शून्य आव्यूह उदाहरण के लिए देख लो भाई, आप अगर देखना चाह रहे हो, जैसे ए देख लिया, ठीक है। अब बताओ इसका परिवर्त क्या आएगा, तो इसका परिवर्त भी यही आएगा। अब मैं इसको चाहूँ तो प्लस ए भी लिख सकता हूँ, या चाहूँ तो माइनस ए भी लिख सकता हूँ।
क्योंकि इसमें माइनस या प्लस देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा केवल और केवल जीरो आव्यूह या शून्य आव्यूह के अंदर आप कह सकते हो कि वो विषम सममित और सममित दोनों का गुण रखेगी। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। आप उतार लो, एग्जाम में आया तो इतना उतार लेना जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है अगले क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो हमें बताना है कि आई प्लस ए की घात 3 माइनस 7a किसके बराबर आएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई प्लस ए की घात 3 माइनस 7a से। अब बच्चों बताओ ए प्लस बी की घात 3 तो हम जानते नहीं जानते, तो ए प्लस बी की घात 3 वाला सूत्र लगाएंगे तो आई क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर प्लस ए की घात 3 और माइनस का कितना होगा 7a। अब ध्यान से समझना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ये आपको दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, तो ए की घात 3 को कैसे लिखेंगे, ए की घात 3 चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैंने ए से गुणा किया है, तो इधर भी ए से गुणा होगा, तो ए की घात 3 किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर, और ए स्क्वायर खुद कितना है, ए के बराबर है, तो वापस इसकी जगह ए आ जाएगा। ए की घात 3 की वैल्यू भी कितनी है, ए के बराबर। ऐसे अगर आप चाहो तो ए की घात 4, हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी अगर मन कर रहा है ए की घात 4, तो इसको ए से गुणा किया होगा तब ए की घात 4 है, तो इसको भी ए से गुणा करेंगे, तो वापस से ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर, ए क्यूब, A5, A6, A4 ऐसे कुछ भी निकालनी है तो सारी वैल्यू कितने बराबर आ रही है, ए के बराबर। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है ए तक है। अब आई की घात 3 ये आई के बराबर होता है, आई का स्क्वायर करें तो भी आई के बराबर होता है, यानी आई की कितनी घातें कर लो वो वापस से घूम फिर के आई के बराबर ही रहता है। अब ये बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ बताओ कितना आएगा, आई की घात 3 की जगह लिखेंगे तो आई आ जाएगा, 3 आई स्क्वायर की जगह आई इंटू ए प्लस 3 आई और ए स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए प्लस ए की घात 3 की जगह क्या रखूँगा मैं, ए रख लूँगा और माइनस का 7a। अब ध्यान से सुनना, ये आई की जगह आई रहेगा, आई का किसी के साथ गुणा करने पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, आई का मैट्रिक्स के साथ गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बेसिकली 3a। ऐसे ही ये भी कितना है 3a और फिर ये a और माइनस का 7a। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये 7a हो रहा है, ये भी कितना है 7a, ये कट जाएगा और फाइनली मेरे पास में क्या आ जाएगा आई। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक काम में है, जब हमें ये पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो आप ए की क्यू वैल्यू की पता करिए और आई की घात कितनी हो वो आई मैट्रिक्स ही रहता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। हमारे पास में ये विविध के क्वेश्चन जो हो सकते थे वो मैंने करवा दिए। अब गणितीय आगमन वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के क्वेश्चन आप अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही इजी टाइप का चैप्टर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो हम आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालते हैं वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने हमेशा की तरह बोला है आप उन डाउट को पूछ लीजिए, फ़ोन करके या मैसेज करके आपको बता दिया जाएगा। अब बच्चों ये चैप्टर के पूरा होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जस्ट अगला चैप्टर है जिसका नाम है सारणिक। सारणिक के अंदर भी आप देखोगे तो कहीं के आव्यूह का ही ये एप्लीकेशन पार्ट है, यानी आव्यूह के अनुप्रयोगी वो बोले जाते हैं। तो वो चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टाइप का चैप्टर है। उसको समझने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रख लीजिए। इसका चैप्टर का टेस्ट होगा तो उस टेस्ट को भी आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है और वो तभी संभव हो सकता है जब आपने प्रॉपर इस चैप्टर को अच्छे से अपने हाथ से सारे क्वेश्चन किए हो और 1-2 बार रिवीजन कर रखा होगा। बच्चों ये ऐसा टाइम है, ये टाइम में आप अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ लोगे और बाकी टाइम ख़राब तो कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए हमने ये तीसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, दूसरा मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, उसका टेस्ट भी हमारा हो चुका है। इसका टेस्ट लगेगा, इसकी टेस्ट की जो अनाउंसमेंट है वो मैं आप एक ग्रुप पे डाल दूँगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट मंडे को लगेगा। तब तक आप अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन करके रख लीजिए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।